हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 5। इसमें आज हम करेंगे तना। इसके साथ ही हम इसमें आज पत्ती के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। तना क्या है? ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? क्या कहा गया है कि ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने तथा जड़, मूल क्या होती है? जड़ में विभेद मतलब अंतर बता सकते हैं। क्या कि जो तना होता है वो तो भूमि के ऊपर होता है और जड़ होती है वो क्या होती है? भूमि के नीचे, मिट्टी के अंदर। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। ये तना है, इस पे क्या निकली होती है? शाखाएं, और शाखाओं पर क्या लगी होंगी? पत्तियां, फूल और फल। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। इस लाइन को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। तने कहाँ से अंकुरित होता है? यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तना कहाँ से विकसित होता है? मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। तना कहाँ से विकसित होता है? यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। पोरियां किसे कहते हैं? जैसे गन्ने का तना है तो उसमें क्या लगी होंगी? ऐसे सेक्शन बने होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? पोरियां। और इन पे क्या होती है? आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के पोरियों के आसपास क्या होती है? गांठ। तने पर क्या होती है? गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। तने के उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। कैसी होगी? अंतस्थ या कक्षीय। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्राय हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय या गहरा भूरा हो जाता है। मतलब नया तना होगा वो कैसा होगा? नरम, कोमल और हरा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना परिपक्व हो जाता है तो उसका रंग भूरा, काष्ठीय हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तने के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तने के प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, मतलब शाखाओं को बढ़ाना, फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। क्या काम है इसका? प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का सहवन करता है। क्या करता है? पानी, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का सहवन करता है। कैसे? क्योंकि जब ये जड़ें हैं, जड़ें भूमि से क्या लेंगे? पानी, खनिज लवण को अवशोषित करेगी। अवशोषित कर कर ये कहाँ पर सप्लाई करेगी? ये ऊपर की ओर सप्लाई करेगी, तने की ओर। तो तने में ऊपर जाएगा, फिर ये शाखाओं, और शाखाओं से किस में जाएगा? पत्तियों में। आगे देखते हैं। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने के कायिक प्रवर्धन के करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। यह आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। कुछ तना होता है वो क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है। भोजन को संग्रह कौन सा तना करता है? जैसे हम आलू की सब्जी खाते हैं तो आलू क्या है? एक पौधे का तना। और सहारा, तना सहारा देता है, सभी को पता है। तने के सहारे एक वृक्ष खड़ा होता है। ये क्या है? वृक्ष। तो इसका ये क्या होगा? तना इसको सहारा प्रदान करेगा। सुरक्षा देना, सुरक्षा कैसे देगा? तने कई बार कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं और इसको पशु पक्षियों से बचाते हैं और कायिक प्रवर्धन करने की क्रिया में संपन्न करते हैं। कुछ तने को हम जब काट कर भूमि में लगा देते हैं तो फिर से वो एक वृक्ष या पौधा बन जाता है। जैसे कि नींबू के तने को काट कर हम भूमि में लगा देंगे, फिर से एक पौधा बन जाएगा। या फिर बोगनवेलिया की बेल का हम तना ही लगाते हैं, फिर से वो पूरी बेल में बन जाता है। आगे देखते हैं हम तने का रूपांतरण। तने का रूपांतरण देखते हैं। तने सदैव आशा के अनुसार पररूपी नहीं होते। वे विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं।
मतलब कुछ कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप में रूपांतरित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित होते हैं। इस लाइन को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, अपने पेन से स्टार लगा लीजिएगा। अब भूमिगत तने कौन कौन से हैं याद कीजिएगा, मेरे साथ साथ जोर से बोलिएगा। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी। भूमिगत तने कौन कौन से हैं? आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी भूमिगत तने हैं जो भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में यह चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी होती है? जो इनके अनुसार नहीं होती है, विपरीत परिस्थितियों में। आगे देखते हैं। तने प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि। तथा अंगूर लता वाइन तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नकुले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। अब क्या है? प्रतान नाम क्या होता है? क्या पूछा गया इसने? तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कक्षीय कली से, जहाँ से पत्ती निकलती है वहीं से निकलते हैं। पतले तथा कुंडलित होते हैं। डायग्राम से समझाते हैं। ये एक घिया की बेल है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए? घिया, खीरा, तरबूज। घिया की बेल है, लंबी, ये ऐसे लंबी बेल होती है। इसके यहाँ से एक बड़ी सारी पत्ती निकलती है, यहाँ पर एक पत्ती निकलती है। तो इसके कक्षीय कली से यहाँ फिर क्या निकलेगी? एक प्रतान निकलेगी, मतलब धागेनुमा संरचना निकलेगी जो इसको क्या करेगी? ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। और अंगूर लता तने कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नकुले कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अंगूर की बेल में क्या लगे होते हैं? कांटे। वो किस को क्या होते हैं? तने का रूपांतरण रूप होता है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस पौधे कौन कौन से होंगे? इसमें आएगा नींबू, संतरा। जो खट्टे पौधे होते हैं नेम क्या कहते हैं? सिट्रस। आपने देखा होगा नींबू के, संतरा, किन्नू, मौसमी के पौधों पे क्या होता है? पत्तियों के साथ कांटे लगे होते हैं। वोगनवेलिया की बेल आपने स्कूल, कॉलेज या घरों में देखी होगी, जिसपे पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। आजकल अलग अलग रंग के भी आ गए, रेड, वाइट, ऑरेंज कलर के भी फ्लावर लगते हैं इसमें। उसमें भी क्या होता है? कांटों के साथ, पत्तियों के साथ कांटे लगे होते हैं। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रों के पौधे चपटे तने ओपेंसिया, कैक्टस तथा गुद्देदार सिलिंड्रिकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या कहा गया है कि जो सिट्रस पौधे होते हैं या फिर बोगनवेलिया का तना तो कांटों में रूपांतरित हो जाता है, जो उनको पशुओं से बचाता है। सूक्ष्म क्षेत्र कौन से होंगे? रेगिस्तानीय इलाका या फिर जहाँ पर पानी की कमी होती है, उनमें हम उदाहरण लेंगे ओपेंसिया और कैक्टस का। ओपेंसिया को हिंदी में क्या कहेंगे? नागफनी। और कैक्टस जिस पे कांटे लगे होते हैं, तो आपने ये देखा होगा, ऐसे ऐसा एक वो पेड़ सा होगा, उसमें ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या लगे होंगे? कांटे। ये किसका पेड़ होता है? कैक्टस का, ग्रीन कलर का होगा। और गुद्देदार सिलिंड्रिकार यूफोर्बिया जिसकी रचनाएं होती है वो ये तने होती है सारी, और इनके तनों में क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होंगे। आपने कैक्टस या फिर एलोवेरा भी देखा होगा आपने। और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे देखते हैं। कुछ पौधे को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई क्रम स्थिति में फैल जाते हैं। जैसे घास है, ऐसे निकली, इसका तना ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे भूमि में जाकर फिर से ऊपर एक घास की कली निकल गई। मतलब जहाँ मिट्टी मिली वहीं पर तना वहाँ से खनिज अवशोषित करके एक नई कली को निकाल देगा। स्ट्रॉबेरी और घास का ऐसा ही होगा। जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूती है। पुदीना का भी पौधा आपने देखा होगा, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता, वो थोड़ी ऊंचाई पर होता है। जैसे कि अपने
और वो क्या करेगा, थोड़ी ऊंचाई पर हो गई या फिर उसके तनों से एक और शाखा निकलेगी, वो भूमि से खनिज अवशोषण करके वहां पर एक नई जड़ें बना लेंगी। बिस्सा बुंटी नाम सुना होगा अपना, पुदीना, स्ट्रॉबेरी घास, ये सब क्या होंगे, इनके तने ही होते हैं। और जैसे इनको काटोगे फिर से ये वहां से नई शाखाएं निकलने लग जाती हैं इनमें। आगे देखते हैं। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलियां पादपों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है जिनकी पोरियां छोटी होती है, जिसकी प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा तथा क्राइसैंथेमम जिसे गुलदाउदी में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और इसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियों युक्त प्रवाह बनाती है। मतलब क्या है कि आप कैसे याद करेंगे, आपने और पौधे ना देखे होंगे लेकिन आपने घास को जरूर देखा होगा। घास का ही एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बढ़ते जैसे घास वगैरह। ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसका तना होता है ना, वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस से भूमि में, अगर भूमि से टच हो जाता है तो वहां से ये जड़ें निकाल कर और क्या खनिज पानी वगैरह अवशोषित कर लेता है और फिर से नई शाखाएं उत्पन्न करता है। मतलब इनके तने ऐसे निकलेंगे, फिर से थोड़ा ऊंचाई पे जाकर फिर से भूमि में टच करने लग जाते हैं और वहां से नई शाखाएं निकालते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे घास का, स्ट्रॉबेरी का, चमेली, पुदीना का, इनका एग्जाम्पल लेंगे। और भोजन को संचय करने वाले भूमिगत तनों में हम एग्जाम्पल लेंगे आलू, हल्दी, अदरक, जमीकंद का। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अदरक है, अरबी है, आलू है। ये भूमिगत तनों के एग्जाम्पल है जो भोजन को संचय करते हैं। ये क्या है, ये घिया, तरबूज, खीरा की बेल में ये क्या निकली होती है, पत्तियों के साथ परतान जो इसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है। और ये क्या है, ये सिट्रस पौधे, बोगनवेलिया की में ना तनों के साथ क्या लगी होती है, ये कांटे जो क्या करते हैं, इसको पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करते हैं। और ये क्या है, तने गांठ से विकसित मूल नीचे फिर से एक नई शाखाएं बना लेती है, जैसे घास में, पुदीना में, बिस्सा बुट्टी नाम सुना होगा आपने, जिसमें पिंक, रेड, वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं अच्छे अच्छे। उनमें ऐसी जहीं पर भी भूमि मिली तने को वहाँ से नई शाखाएं, ये नई जड़ें निकाल लेती है अपने आप में और वहाँ से खनिज पानी का अवशोषित करती है। आगे हम देखेंगे पत्तियों के बारे में। पत्ती क्या है इसके बारे में देखते हैं। पत्ती, पत्ती का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये वाली स्ट्रक्चर आती है जो आपने बचपन में या कभी ना कभी जरूर बनाई है अपनी लाइफ में। देखते हैं। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। कैसी होती है, पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके अकक्ष में कली होती है। गांठ पर लगी होगी, तने की गांठ पर लगी होगी और कक्ष पर क्या निकलेगी, एक कली निकलेगी। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। किसमें विकसित होगी, जैसे जैसे परिपक्व होगी तो वो शाखा में बदल जाती है। पत्तियां प्रोह के शीर्ष मेरिस्टेम से निकलती है। कहाँ से निकलेगी, प्रोह के शीर्ष मेरिस्टेम से। कहाँ से, मेरिस्टेम में। आपने ये मेरिस्टेम नाम आपको सुना होगा, इसको कितने भी बार काटो फिर से ये अपने आप को फिर से विकसित कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। कैसी लगी होगी, अग्राभिसारी रूप में। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। कायिक अंग मतलब कार्य करने वाले अंग होते हैं और भोजन का निर्माण करती है। पत्तियों के बारे में हम क्या क्या देखेंगे कि पत्ती है वो तने के कक्षीय भाग पर लगी होती है जो गांठ से निकलती है और ये पत्तियां प्रोह के शीर्ष मेरिस्टेम से निकलती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है और ये भोजन का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। एक पररूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पर्णधार, पर्णवृत्त, स्तरिका। अब ये क्या है, आपने ये पत्ती एक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
ये स्ट्रक्चर आपको सभी को समझ में आ गई, ये आपने देखी है। लेकिन हिंदी में इनके नाम दे दिए पर्णधार, पर्णवृत्त, स्तरिका। इनको आप कंफ्यूज ना हो ना, अभी इतने औखे औखे नाम, ये क्या चीज है। अब स्तरिका किसे बोलेंगे, इस वाली संरचना को। पर्णवृत्त किसको बोलेंगे, इस वाले डंठल को, जो ये लंबा सा होता है ना, अपने नीम की किसी भी चीज की पत्ती जरूर देखी है। और पर्णधार क्या होगा, जहाँ पर ये पत्ती तने के साथ लगी होती है या जिस डाली पर पत्ती लगी होती है उसे हम क्या कहेंगे, पर्णधार। धार मतलब जिसके आधार सबसे निचली भाग जहाँ से कोई चीज बनती हो। आधार मतलब क्या होता है, जहाँ से कोई चीज का विकास होता है, मतलब पत्ती का विकास होगा तो ये क्या होगा, पर्णधार। और पर्णवृत्त किसे कहेंगे, जिसके द्वारा पत्ती जुड़ी रहती है उस तने से या शाखा से, और पत्ती और तने या शाखा के बीच के मध्य भाग को क्या कहेंगे हम, पर्णवृत्त। और स्तरिका क्या कहेंगे, ये जो चपटा भाग होता है ग्रीन कलर का, उसे हम क्या कहेंगे, स्तरिका। इसके साथ ही ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं बीच में, इसे सीरा बोलेंगे, सभी को सीरा बोलेंगे। और बीच वाली को क्या बोलेंगे, मध्य सीरा। क्या बोलेंगे, मध्य सीरा। आगे देखते हैं हम। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। हाँ, हमने देख लिया, जहाँ से पत्ती निकलती है या तने या शाखा से जुड़ी रहती है उसे क्या कहेंगे, पर्णाधार। और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, गांठ। पत्तियां या परतान यहाँ से निकल सकते हैं, कई बार वहां से कांटे भी निकले होते हैं। आप देखना, परतान, कांटे या फिर ये कहाँ से निकलेंगे, यहीं से पर्णाधार से ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गांठ, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुपर्ण। अनुपर्ण किसे कहेंगे, जहाँ से पत्तियां निकलती है और उसके आसपास जो गांठ प्रेजेंट होती है वहां पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां और भी निकल सकती हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा तथा आंशिक रूप से ढक लेता है। आपने देखा होगा, एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, ऐसे पत्ते लंबे होंगे और उनमें ऐसे सिरा विन्यास भी सीधा होगा। गेहूं का पौधा देखा होगा आपने, गेहूं किस में आता है, एक बीजपत्री में आता है, तो उसके पत्ते कैसे होंगे, ऐसे लंबे। या फिर चावल का पौधा आपने देखा होगा, चावल का भी ऐसे लंबा होगा और वो क्या करेगा, तने को ढक लेगा, मतलब उसमें वो अलग अलग से पत्तियां नहीं निकलती, वो तना मान लो या फिर पर्णधार मान लो, जो कुछ है वही होगा। गन्ने का पौधा देखा होगा आपने, गन्ने का पौधा शायद सभी ने देखा होगा, उसके लंबे लंबे पत्ते, अगर आप बोलेंगे उसको भी पत्ते बोलेंगे तो वो कैसे होंगे, ऐसे लंबे लंबे, वो क्या होंगे, पर्णाधार होंगे, ऐसे पूरे लंबे लंबे होंगे और उनमें ऐसे सिरा विन्यास ऐसे पैरेलल टाइप होंगे। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाती है। लेग्यूमी कौन से पौधे होते हैं, दाल वाले। कौन से, दाल वाले पौधों को हम क्या कहेंगे, लेग्यूमी। और उनमें क्या होता है, ये जो पर्णाधार है वो फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृत्त तलप पलवाइनस कहते हैं। क्या कहेंगे, पर्णवृत्त तलप या पलवाइनस कहेंगे। पर्णवृत्त पत्ती को इस तरह से जाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। पर्णवृत्त पत्तियों को कैसे सजाएगा, ताकि अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर सके। लंबा पतला लचीला पर्णवृत्त स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है। क्या, लंबा पतला लचीला पर्णवृत्त होता है वो स्तरिका। स्तरिका कौन सी होती है, जो चपटी संरचना होती है पत्ती की ग्रीन कलर की, उसे स्तरिका बोलते हैं। उसको हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है। इससे सीराएं तथा सिरिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, ये सीराएं तथा सिरिकाएं हैं और यह क्या है, मध्य सीरा। इसके बीच एक सुस्पष्ट सीरा होती है जिसे मध्य सीरा कहते हैं। ये बीच वाली को हम क्या कहेंगे, मध्य सीरा कहेंगे। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन का स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। ये सिराएं क्या होती है, पत्ती को एक तो स्केलेटन के रूप में कार्य करेगी, मतलब शेप देगी, दृढ़ता देगी, साथ में ये पानी, भोजन, खनिज, लवणों का आदान प्रदान करेगी। इसके अंदर नलिका के रूप में, मतलब इनमें जैसे अपन खेत में अपने पानी के नाले नहीं होते, खेत में पानी सिंचाई करने के लिए हमने नाले बना रखे हैं, वैसे ही पत्ती में ये क्या होगी, सीरा और नलिकाएं वैसा ही कार्य करेगी। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति
उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव की विभिन्नता होती है। मतलब अलग अलग पौधों की तरीकाएं अलग अलग होगी, चाहे किसी की ऐसे पान शेप में होगी, पान के पत्ते की, पीपल के पत्ते की, किसी की पत्तियां ऐसी होगी, ऐसी ऐसी ऐसी, किसी की पत्तियां मनी प्लांट की ऐसी होती है, पान शेप में होती है, अलग अलग पत्तियां अलग अलग होती है। आगे इनका डायग्राम देख लेते हैं हम। ये दिखा रखा है, ये क्या है तरीका, ये पर्णाधार, ये पर्णवृत्त और ये अनुपर्ण, जहाँ से दो और छोटी पत्तियां निकल सकती है या नई कलिकाएं निकल सकती हैं। और ये क्या दिखा रखा है, शिरा विन्यास भी इसके साथ ही देख लेते हैं हम। दो पत्तियां हैं, इसमें कैसा शिरा विन्यास है, ये वाली पत्ती है, इसका शिरा विन्यास कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, और फिर आगे ये इसमें डिवाइड है इनमें। तो ये कौन सा शिरा विन्यास होगा, जाल के रूप में होगा। पूरी पत्ती में जाल बना रखा है, तो ये कैसा शिरा विन्यास होगा, जाल के रूप में, जलिका वृत्त। और ये कैसा ये शिरा विन्यास कैसा है, ऐसे समानांतर है। और इस मोटी वाली वेन को हम क्या कहेंगे, मध्य शिरा। ऐसा शिरा विन्यास आपने किस में देखा होगा, गन्ने के पौधे के पत्ते में, गेहूं के पौधों में, और ऐसा नीम पीपल के पत्तियों में ऐसा शिरा विन्यास होता है, और ऐसा गन्ने के पौधे, गेहूं के जो एक बीज पत्री होता है ना, उनके पौधों में होता है। आगे देखते हैं शिरा विन्यास, मतलब शिराओं की व्यवस्था। शिरा विन्यास क्या होता है, शिराओं की व्यवस्था कैसी है। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं, मतलब उनकी व्यवस्था को क्या कहेंगे, शिरा विन्यास। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है उसे जालिका शिरा विन्यास कहेंगे। जाल रूपी बनाएगी उसे हम कैसा कहेंगे, जालिका शिरा विन्यास। जैसे नीम की, पीपल की पत्तियों में कैसा होता है, जालिका शिरा विन्यास। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। किस में मिलेगा, द्विबीजपत्री पौधों में। जब शिरिकाएं समानांतर होती है उसे समानांतर शिरा विन्यास कहेंगे, मतलब ऐसे सीधा होगा उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर शिरा विन्यास। यह प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। किसमें मिलेगा, एक बीजपत्री पौधों में। अब देखते हैं हम पत्ती के प्रकार, अलग अलग प्रकार होंगे पत्ती के। पत्ती के प्रकार, जब पत्ती स्तरिका, स्तरिका आपको समझ में आ गया होगा, चपटी संरचना को क्या कहेंगे, स्तरिका, अच्छी होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। सरल पत्ती कौन सी होगी, जब एचिन होंगी, कटी होगी लेकिन मध्य सिरा तक उसका कटाव नहीं जाएगा। जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरे तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए, ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। आगे देखते हैं, सरल तथा संयुक्त पत्तियां दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों में कक्ष में कली नहीं होती। अब सरल पत्ती किसे कहेंगे, जैसे आपने एक तो ये वाली पत्ती देख ली, ये है, यहाँ पर ये कटी हुई तो है लेकिन ये मध्य सिरा तक नहीं जा रही है पत्ती, तो ये कैसी होगी, सरल पत्ती। अब और दूसरी पत्ती कौन सी होगी, संयुक्त पत्ती, जिसमें क्या है कि ये पत्ती है, मध्य सिरा है, तो इसमें क्या है, पत्तियां पूरी कटी हुई है, ये यहाँ से पूरी कट चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त पत्ती। सरल तथा संयुक्त पत्तियां दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, क्या होती है, कली, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों में कक्ष की कली नहीं होती। आगे देखते हैं, संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष से जो मध्य सिरा के रूप में होती है प्रस्थित होते हैं, इसका उदाहरण है नीम का। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े रहते हैं, उदाहरण सिल्क कॉटन वृक्ष। पिच्छाकार में क्या होगा, नीम में क्या होंगे, एक ही पर्णवृत्त से जुड़े होंगे, ये एग्जाम्पल दिखा रखा है इसमें, ये किसका एग्जाम्पल है, पिच्छाकार का, ये नीम में होता है, संयुक्त पत्तियां होती है, और ये किसका एग्जाम्पल है, हस्ताकार का, जिसमें पत्तियों के बीच में ये यहाँ से निकलेगी और बहुत सारी पत्तियों में बंट जाएगी। आगे देखिए, पर्ण विन्यास। पर्ण मतलब
पत्ती विन्यास मतलब व्यवस्था, पत्तियों की व्यवस्था। पर्णविन्यास का क्या मतलब होगा? पत्तियों की व्यवस्था। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यसित रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। क्या? तने या शाखा पर जो पत्तियां जची हुई होती है या फिर उनकी व्यवस्था को क्या कहेंगे? पर्णविन्यास। यह प्राय 3 प्रकार का होता है। कैसा? एकांतर, सम्मुख, चक्करदार। पर्णविन्यास कैसा होगा? 3 प्रकार का, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम देख लेते हैं पहले हम। ये रहा, ये कैसा है? एकांतर पर्णविन्यास है। इसमें क्या है? एक शाखा है, एक पत्ती ऐसे निकल गई, फिर दूसरी पत्ती ऐसे निकल गई, तीसरी पत्ती ऐसे निकल गई। ये कौन सा होगा? एकांतर। ये कौन सा है? सम्मुख। सम्मुख में कैसे होगा? आमने सामने पत्तियां निकली होगी। कैसी होगी? आमने सामने। एक शाखा पर पत्तियां कैसी होगी? आमने सामने। और चक्रार में क्या होगी? एक यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां निकल गई चक्कर के रूप में, फिर इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारी पत्तियां निकल गई चक्कर के रूप में। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे चंपा का। चक्राकार में आपका याद रहेगा चंपा का एग्जाम्पल। किसका लेंगे? चंपा का। चंपा का पौधा आपने देखा होगा, किसी के घर में गमले में होगा, तो उसमें पत्तियां ऐसी निकलती है जिसके वाइट फ्लावर निकलते हो। देखते हैं, एकांतर पत्ती। एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। यह हमने डायग्राम में देखा। एकांतर में हम किसका उदाहरण लेंगे? गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी का। इनको आप हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिएगा, याद भी करिएगा, मैं याद करवा देती हूँ। एकांतर में किसका उदाहरण लेंगे? मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी का। किसका लेंगे? गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी का। आगे देखते हैं, सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है, मतलब आमने सामने 2 पत्तियां निकलेगी। एक दूसरे के सम्मुख होती है, मतलब उनका आमने सामने मुंह होता है। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने मुख। इसका उदाहरण कैलोट्रोपिस आक और अमरूद का। किसका लेंगे हम इसमें एग्जाम्पल? कैलोट्रोपिस आक और अमरूद का। यदि एक ही गांठ पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकली हो और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हो, उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं। जैसे एल्सोटोनिया डेविल ट्री। एल्सोटोनिया डेविल ट्री। चंपा भी लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, चंपा का भी ऐसा पर्णविन्यास होता है। तो अब एकांतर पत्ती में किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी का। और सम्मुख में किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? कैलोट्रोपिस आक, अमरूद का। और चक्करदार में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? एल्सोटोनिया डेविल ट्री, चंपा का। एल्सोटोनिया डेविल ट्री, चंपा का। याद कर लीजिएगा। एकांतर में किसका एग्जाम्पल लेंगे? गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी का। सम्मुख में आक, अमरूद का। और चक्करदार में एल्सोटोनिया डेविल ट्री का। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल याद हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे साथ रिपीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार जोर जोर से बोलिएगा, आपकी नींद भी उड़ जाएगी, लेक्चर बोरिंग नहीं लगेगा। एकांतर में गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी का। सम्मुख में कैलोट्रोपिस ओक और अमरूद का। चक्करदार में एल्सोटोनिया डेविल ट्री, चंपा का। आगे देखते हैं पत्ती के रूपांतरण। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए परतान में जैसे मटर और रक्षा के लिए सूल कांटों में जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या है? कुछ पत्तियां ऊपर चढ़ने के लिए तो परतान में रूपांतरित। परतान क्या होता है? जो पत्ती के साथ ऐसे दागनों में संरचना निकली होती है उसे क्या कहेंगे? परतान में। उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे मटर का। किसका? मटर का। मटर के पौधे में पत्तियां परतान में रूपांतरित हो जाती है। रक्षा के लिए सूल में बदल जाती है, जैसे कैक्टस में। रक्षा के लिए किस में? सूल में बदल जाती है, कैक्टस में। और प्याज तथा लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। जो प्याज और लहसुन की जो लेयर होती है वो क्या होती है? पत्तियां। तो ये भोजन संचय करती है। क्या करती है? भोजन का संग्रह या संचय करने के लिए ये गुद्देदार पत्तियां होती हैं। आगे देखते हैं
कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां कैसी हो गई? छोटी और अल्पायु मतलब कम आयु वाली, कम समय तक रहती है। इन पौधों में पर्णवृत्त फैलकर हरा हो जाता है। इसका जो पर्णवृत्त होगा वो फैलकर हरा रहेगा तथा भोजन बनाने का कार्य करेगा। मतलब ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की पत्तियां तो गिर जाती है, कम समय के लिए आती है, लेकिन उनमें पत्तियों के जैसे कार्य कौन करेगा? पर्णवृत्त। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। उदाहरण घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेप। ये लाइन आप है ना हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। कीटाहारी पादप कौन कौन से होंगे? घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेप। इनमें क्या होती है? पत्ती घड़े के आकार की हो जाती है और कीड़े मकोड़ों को क्या करती है? ट्रैप करती है। पत्तियों का रूपांतरण किन किन में होता है? प्रतान में। प्रतान में कौन से पौधे में होगा? मटर का। और भोजन संचय पत्तियां कौन से में करती है? प्याज और लहसुन में। और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की पत्तियां है वो कम समय तक रहती है, उनमें पत्तियों की भूमिका कौन निभाता है? पर्णवृत्त। कीटाहारी पौधे कौन कौन से होते हैं जिनकी पत्ती घड़े के आकार की होती है? घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेप। कौन कौन से? घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेप। आगे आज की क्लास हम अपनी यहीं पर रोकते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी एनसीईआरटी की बुक का सिलेबस हो जाएगा। और अगर आपको क्लास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, आपके डाउट ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नेक्स्ट टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टारगेट को पूरा कराएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।